Dear student, we are discussing history first chapter, the rise of nationalism in Europe, and in this chapter we have discussed about the unification of Germany, Italy and Great Britain. So now I am going to explain one more topics of this chapter, that is nationalism and imperialism, and in this topic we have one subtopic, that is the Balkan issue. So let me try to understand first of all meaning of the nationalism and imperialism. So nationalism already we have discussed it कि एक ऐसी फीलिंग जिसमें लोग अपने आप को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बेस पे देखना चाहते हों, जहाँ पे लोग किसी एक सिंगल यूनिटी में या एक आइडेंटिटी में एक दूसरे को पहचान सकते हों, जिनकी एक सिंगल आइडेंटिटी लोगों के लिए अप्लाइड होती हों, सिंगल सिंबल के नीचे लोग अपने आप को एकजुट महसूस कर सकें, दैट इज़ द नेशनलिज्म। दूसरा कॉन्सेप्ट हमको दिखाई देता है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब कि कोई एक ऐसी कंट्री जो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो, जो पावरफुल कंट्रीज़ हों, वो किसी दूसरे अदर कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लें और वहाँ के जितने भी नेचुरल, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको वह अपनी तरीके से हैंडल कर सकें। वहाँ के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इन सारे इश्यूज़ पे वो बेहतर तरीके से अपनी कमांड बना सकें। तो ये आपका था इम्पीरियलिज्म। तो ये बाल्कन इशू कहीं ना कहीं इम्पीरियलिज्म का ही एक तरीका दिखाई देता है कि जो बाल्कन में भी कुछ इसी टाइप की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। सो अब हम आते हैं कि क्या हुआ था बाल्कन में। सो बाल्कन बिकम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। तो हम देखें तो बाल्कन जो था वह छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था और उसमें एक सिंगल एम्पायर था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। वो पूरी तरीके से उसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, लेकिन अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लैंग्वेजेस होने की वजह से वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग देखने को मिलती हैं और उसकी वजह से बाल्कन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड हो गया था। तो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, नेशनलिस्ट टेंशन। तो 1871 के बाद यूरोप में हमको जो नेशनलिस्ट टेंशन बाल्कन में पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। इट वॉज टू अ रीजन ऑफ जाग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। यहाँ पर हमको जाग्राफिकल वेरिएशन दिखाई देती हैं, एथनिक वेरिएशन, अपनी भाषाई क्षेत्र पे, कल्चर लेवल पे भी बहुत डिफरेंसेस थे। इनहैबिटेड बाय स्लेव्स एंड वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। यहाँ पे अधिकांशतः इनहैबिटेशन देखा जाए, लोग जो रहते थे वो अधिकतर स्लेव होते थे और ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करते थे। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्वेप्ट ओवर एंटायर बाल्कन रीजन। जब जर्मन, इटली और ग्रेट ब्रिटेन का ये जो यूनिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था, नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशंस चल रहे थे, तो उनका असर भी बाल्कन क्षेत्र पर दिखाई पड़ता है। वन बाय वन डिफरेंट नेशनलिटीज़ डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंट थ्रू स्ट्रगल। उन्होंने क्या किया कि अपने अपने एरियाज़ में कल्चर्स को या लैंग्वेजेस को बेस बना करके उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस, और उसके लिए काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल भी किया और फिर धीरे धीरे वन बाय वन जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स थे वो अपने आप में वो अपने एकदम इंडिपेंडेंट डिक्लेयर्ड हो चुके थे। इट बिकेम एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग its nationalities and later became one of the causes of First World War। तो यहाँ पर नेशनलिटीज़ जो थे उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा हमें कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देती हैं और जिसकी वजह से आगे चल करके फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हमको दिखाई पड़ता है। ईच स्टेट डेवलप जेलसी एंड होप टू एक्सपांड एट कॉस्ट ऑफ अदर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब कि अब यहाँ पे जो पावरफुल कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने से छोटी कंट्रीज़ को
पूरी तरीके से दबाना शुरू कर दी, या उन पे अपनी पूरी तरीके से आधिपत्य देखना शुरू कर दी, उनको कंट्रोल में करने की बात करने लगी। वहाँ के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल लेवल पे वहाँ पे हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दी थी। तो यहीं से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। सो लेट वी डिस्कस। यूरोपियन पावर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन। इसमें जो यूरोपियन पावर्स थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये हमारी क्या उस टाइम की बहुत ही पावरफुल कंट्रीज़ थी। ये कहीं ना कहीं वहाँ पे अपनी जो सिचुएशन थी उनको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से बाल्कन की सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो गई थी। दे वर स्ट्रगलिंग टू प्रूव देयर ट्रेड एंड मिलिट्री माइट ओवर द अदर्स। वे अपने आप को ट्रेड के रूप में सुप्रीमेसी दिखाने लगी, मिलिट्री लेवल पे भी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश की, और फिर इनकी बदौलत उन्होंने स्ट्रगल को स्टार्ट कर दिया। So countries like Russia, Germany, England, Austria, Hungary extended their control over Balkan area. So बाल्कन का जो एरिया था, जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, उसमें रसिया का भी हस्तक्षेप दिखाई दिया, जर्मनी भी आ गई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल को वहाँ पे बाल्कन एरिया में बढ़ाना शुरू कर दी थी। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बाल्कन आगे चल कर के नेशनलिस्ट प्रॉब्लम को देखते हुए बाल्कन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो नाउ लेट वी डिस्कस व्हाट वर द पार्ट्स आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाल्कन। सो रोमानिया, बोस्निया, हेर्ज़ेगोविना, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ये कुछ पार्ट्स हमको दिखाए थे कि बाल्कन जब डिवाइड हुआ नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ, जब उसमें टेंशन बढ़ी और वो छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड हुआ, तो इतनी पार्ट्स में वो पूरी तरीके से अलग अलग पार्ट्स बन गए और ये इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में हमको दिखाई पड़ती हैं। तो ये था आपका टोटल बाल्कन इशूज़। सो इस तरीके से ये आपका पूरा जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है। So you must try to solve the exercises of this chapter, and nextly you will get its PDF of exercises and as well as notes.